इस बाग में शहीद हुए थे। वे न सिख थे, न हिंदू थे, न मुसलमान। उस बैसाखी खून से लथपथ हुआ था पूरा हिंदुस्तान। वो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 इतवार की एक सुबह थी। पंजाब की धरती पर आने वाले सबसे खूबसूरत दिन की सुबह, जब सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। न जाने कितने लोग हरमिंदर साहब के दर्शन पर और खालसा का स्थापना का दिवस मनाने आए हुए थे। अमृतसर की गली बाजारों में चहल पहल थी। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। बैसाखी की खुशियों के बीच जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा दिन का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में लोगों को यह संदेश देते हुए निकला। जैसे इस बच्चे की मुरादी को बैसाखी मनाते हुए लोगों ने सुना, तो सोचा कि जुल्म का विरोध करना तो कोई जुल्म नहीं है। वीर जी, बात पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ सुना है। आप चलो, हम मत हटे क्या है बस। अरे सुना कोई कानून लगाया सरकार ने? हाँ सुना तो मैंने भी वही। शाम को बाग में पता चल ही जाएगा। वैसे पर जय जी आप आ रहे हो ना? जैसे को लेके पहुंच जाओगे 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाला बाग में तो लोग पहले से ही आपस में खुशियां बांट रहे थे, आराम कर रहे थे। मगर उन मासूम लोगों को यह मालूम नहीं था कि जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया है। प्रभात फेरियां निकालने और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने की कोई बुनियादी ही नहीं कराई थी। लगभग दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। सुना है कोई सभा होने वाली है? साहब बाग में, जलियांवाला बाग में। कब? सुना तो था यही 4:30 के करीब। ये जुर्रत, देखता हूँ सभा को। जनरल डायर ये वही नाम था जो आगे जाकर अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। वो अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसाफ के हक में उठने वाली हर आवाज को हर तरह से कुचलने की आगे देखो। फिर चाहे वो आवाज गर्जना में उठी हो या शांति में। 1770 में सन्यासियों ने संघर्ष किया, तो सन 1857 में पूरे देश ने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार करी। इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिया था, लेकिन हुंकार जब तक जिंदा हो वो मुंह पर रखी गई हथेली में से ही फूट फूट कर निकलती रहती है। कभी क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा उठाया, तो कभी कांग्रेस के गरम दल ने।
एक तरफ गदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिया था, तो पंजाब में भी वो देश की आजादी के लिए सन 1915 में रासबिहारी बोस ने पंजाब आकर लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहिब और तरन तारण में अपने दूतों के जरिए अंग्रेजी सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों से सशस्त्र क्रांति के लिए संपर्क किया। मगर किसी तरह यह योजना अंग्रेजों को पता लग गई और कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 के दिन 19 वर्ष के बालक करतार सिंह सराभा को अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। सन 1918 में सैन फ्रांसिस्को में गदर दल के सदस्यों पर मुकदमे चलाकर सजाएं दी गई। यह पहले विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेजों ने अपने हित से इस युद्ध में भारत को भी छोड़ दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की संपदा, युद्ध सामग्री और सैनिकों का जमकर इस्तेमाल किया और बदले में भारत को क्या मिला? एक काला कानून, पहले वो रोए जा रहा है उसी का। आम हिंदुस्तानी की जबान में इस एक्ट को न फकीर, न दलील, न अपील के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट के पास होने के बाद पुलिस चाहे जिसकी तलाशी ले सकती थी। बिना कारण किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती थी। इसके इस्तेमाल से भारतीय अखबारों की कलम तोड़ दी गई। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिया सत्याग्रह से। देश भर में इसके विरोध में सभाएं और आंदोलन होने लगे। फिर 30 मार्च 1919 के दिन दिल्ली में 60 निहत्थे लोगों को सरकारी गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इसी कानून के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई के लिए आवेदन तक दिए, लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके इरादे कुछ और ही थे। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्योहार अमृतसर में शांतिपूर्वक बीता था। फिर भी अंग्रेजों ने उस दिन महात्मा गांधी के वहां आने पर रोक लगा दी और उन्हें पलवल पर ही गिरफ्तार कर लिया। आप यहां से आगे नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest। इसके विरोध में पंजाब में कई जगहों पर सभाएं हुई, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम था कि उनके इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज किस बर्बरता से देंगे। माइकल ओडायर ने जनरल डायर को सेना की टुकड़ियों के साथ जालंधर से बुलवा लिया। जनरल, रिपोर्ट हियर इमीडिएटली विद योर ट्रूप्स। तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। Yes, sir. I'm coming. जब जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आए हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे, एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज से बाग का मुआयना कर रहे थे। इस घटना से वहां मौजूद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। डरने की कोई बात नहीं है। उनके नेता ने उन्हें न घबराने की सलाह दी। तभी कुछ ही देर में दूर से उस संकरी गली से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई।
कुछ बख्तरबंद गाड़ियां गली के बाहर आ रही थी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ बाग में आ चुका था। लोगों में कुछ हलचल सी हुई, मगर हंसराज ने उन्हें डरने से मना किया। डरने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति से बात करते हुए लोगों से किसी खतरा हो सकता था। लोग कुछ सोचते, उससे पहले जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था। औरतें अपने बच्चों को देख के दहशत में कांपती जा रही थी। आदमी अपने परिवारों को अपनी बाहों में समेटे चीखों के समुद्र में डूबे जा रहे थे। और बच्चों को तो मालूम भी नहीं था कि उनके मासूम से खिलखिलाते चेहरे कुछ देर बाद एक गहरी और ठंडी खामोशी में गुम हो जाने वाले थे। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने की घोषणा, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे एक हुक्म जारी हुआ। गोलियां बंदूकों की नलियों से बहने, लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने लगे। न अंग्रेज हुकूमत की बंदूकें और न डायर की आंखों में कोई इंसान। जो गोलियां उन बेगुनाहों के जिस्मों को चीरते हुए दीवारों में धंस गई थी, वो आज भी यहाँ की दीवारों में दफन है। गोलियां चलती रही। अंग्रेजों की गोलियों से जान बचाते हुए उन लोगों के लिए उस दिन एक उम्मीद थी, बाग में मौजूद कुआं। लोग बचते बचाते उस कुएं में गिरने लगे, तो कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूदना शुरू किया। एक के बाद एक लोग उस कुएं में गिरते चले गए। धीरे धीरे करके वो कुआं जिंदा और मुर्दा लोगों से भरता चला गया। कुआं इंसान की प्यास बुझाता है, लेकिन उस दिन इस कुएं ने शैतान की प्यास बुझाई थी। ये कुआं इस ऐतिहासिक मैदान के बीच में गूंजता हुआ एक काला धब्बा है, जिसमें आज भी उन मासूमों की चीखें गूंज रही हैं। उस दिन जलियांवाला बाग में खूनी जनरल डायर की प्यासी बंदूकें गोलियां खत्म होने तक चलती रही और हिंदुस्तानी शहीद होते रहे। उसे तो यह अफसोस हो रहा था कि गली संकरी होने के कारण वह अपनी मशीन गन वहां तक नहीं ला पाया था। जलियांवाला बाग के इस नरसंहार में उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकों के साथ 10 मिनट में 1650 गोलियां दागी थी, जिससे 1000 से ऊपर भारतीय शहीद हुए और 1500 से अधिक घायल। उन दरिंदों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उस दिन 15 बच्चों का गोलियों से कत्ल हुआ था। उन बच्चों में से एक बच्चे की उम्र सिर्फ 6 महीने थी। उस दिन मरने वालों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी उम्र कोई 10 साल रही होगी। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोद में एक लाश और थी, एक 3 साल के बच्चे की लाश। ऐसे ही न जाने कितने घायल लोग
अपनों की लाशों के पास लाशों की तरह बैठे हुए थे। बाग में मौजूद एक लाश के पास एक औरत बैठी थी जो अपने पति की लाश पर विलाप कर रही थी। उस औरत का नाम था रतन देवी। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोज ली। वहां दर्द में छटपटाते 3 और लोगों को भी देखा। साथ ही करीब 12 साल के एक बच्चे को देखा जिसने कराहते हुए विनती की कि मैं वहां से ना जाऊं। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ उड़ा दूं, लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहां से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे। उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरी गली से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। वहां मौजूद मृतक शरीरों की और उन पर विलाप कर रहे उनके प्रियजनों की खबर लेने के लिए वहां कोई नहीं था। घायलों का इलाज करने के लिए कोई नहीं था। उन्हें पानी तक पिलाने के लिए कोई नहीं था। आप सोचिए, हर उस दर्दनाक